नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे कांस्टेबल अंकुश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एएलपी एग्जाम की स्ट्रेटजी। आप सभी को पता होगा कि रेलवे एएलपी के एग्जाम में 3 टफेस्ट स्टेज होती हैं, CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट। और मैंने 12 घंटे की शिफ्ट की ड्यूटी करते हुए इन तीनों स्टेजेस को क्लियर किया है, वो भी बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग के, सिर्फ सही प्लानिंग और सही स्ट्रेटजी के दम पे। और आज मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। सभी स्टेज की क्या स्ट्रेटजी मेरी रहती थी वो बताने वाला हूं, कौन सी वो गलतियां हैं जो मैंने अवॉइड करी और कौन सी वो चीजें हैं जो मेरे बहुत काम आई। तो अगर आप भी रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं और एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक भी पॉइंट को मिस मत करना। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताने वाला हूं जिन टिप्स को आपको फॉलो करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। गलतियां आपको बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा जो करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं पूरे एग्जाम का ओवरव्यू कि इन तीनों स्टेजेस में पूछा क्या जाता है। सबसे पहले होता है आपका CBT 1, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको टोटल 60 मिनट का समय दिया जाता है और 75 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जीके करंट अफेयर के मिला के टोटल 10 क्वेश्चन। और इस तरीके से आपके टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना रेलवे CBT 2 के लिए कैंडिडेट को क्वालिफाई करता है। मतलब कि अगर आपके जोन में टोटल 100 वैकेंसी है तो उसका 15 गुना यानी कि 1500 कैंडिडेट के लिए CBT 2 एग्जाम में बैठाया जाएगा। CBT 2 आपका पार्ट 2 में होता है, एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। और इसमें पार्ट ए में टोटल आपको 90 मिनट का समय और पार्ट बी में आपका टोटल 60 मिनट का समय दिया जाता है। टोटल इसमें 150 मिनट का समय दिया जाता है। पार्ट ए में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट बी में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 175 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें पार्ट ए में मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन और एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस होती है उसके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसमें 40 नंबर की आती थी ये साइंस और 10 नंबर की जीके और करंट अफेयर पूछी जाती थी, लेकिन अब उसको हटा दिया है, सिर्फ 50 मार्क्स की ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी जाती है। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पूछा जाता है और इसी से हमारी कट ऑफ बनती है, जो कि 70% मार्क्स CBT 2 के जुड़ते हैं और 30% मार्क्स साइको टेस्ट के जुड़ते हैं। तो ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी, जिससे भी आपने ITI, जिस ट्रेड से आपने ITI करी होगी या कोई डिप्लोमा करा होगा जिस भी ट्रेड से, उसी ट्रेड से रिलेटेड आपके 75 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। और इसमें आपको 35% यानी कि लगभग 26.25 मार्क्स लाने होते हैं और आप इसमें पास हो जाते हैं, तब जाके आपके CBT 2 के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। इसके बाद आपकी तीसरी स्टेज आती है साइको, जिसमें आपके जितने भी CBT 2 एग्जाम में 15 गुना कैंडिडेट बैठे थे उसमें से 8 गुना कैंडिडेट को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और उन 8 गुना कैंडिडेट में ट्रेड में पास होने वाले सभी कैंडिडेट होने चाहिए। और जब से रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया है तब से जो ट्रेड का पार्ट बी होता है वो बहुत ज्यादा कैंडिडेट फेल कर जाते हैं और 8 गुना कैंडिडेट इस साइको एग्जाम के लिए इस बार नहीं मिल पाए थे। कहीं पे 6 गुना, कहीं पे 7 गुना, कहीं पे 7.5 गुना इस तरीके से मिले थे। और जब आप साइको का एग्जाम देने जाओगे तो आपको टोटल 73 मिनट इस बार मिले थे और 226 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें टोटल 5 बैटरियों के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला होता है मेमोरी टेस्ट, इसमें टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा होता है फॉलोइंग डायरेक्शन को, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरा होता है डेप्थ परसेप्शन, इसमें टोटल 50 पूछे गए थे। चौथा होता है कंसंट्रेशन, इसमें टोटल 60 पूछे गए थे। जो पांचवा होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, इसमें टोटल 72। इस तरीके से टोटल 226 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो साइको टेस्ट है ये भी एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, लेकिन इसमें जो 30% मार्क्स होते हैं, टोटल 24 मार्क्स इसमें होते हैं, वो इसके 70% मार्क्स में जुड़ के आपकी कट ऑफ बनती है। अब आपको बताते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है और कैसे आपको पढ़ना चाहिए कि आराम से आप इन तीनों स्टेजेस को पास कर लो। दोस्तों, मैं आपके प्लानिंग और स्ट्रेटजी बताने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई के दौरान करनी है और क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। साथ ही सबसे पहले आप खुद से पूछो कि आपको ये करना क्यों है, आपको ALP बनना क्यों है। क्या आपका बचपन से सपना रहा है या फिर आपको पैसे की ज़रूरत है या फिर जॉब की ज़रूरत है, जो भी आपकी चीज़ रही हो, जब आप ये चीज़ सोचेंगे और ये चीज़ क्लियर कर लेंगे कि आपको क्यों करना है तो आपको अंदर से ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा और ये करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। और कोई भी फालतू की मोटिवेशन रील या कोई भी वीडियो या किसी से आपको मोटिवेशन नहीं लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अंदर से आपके मोटिवेशन आ जाएगा
इसके बाद आपको शुरू करनी है अपनी पढ़ाई, वो भी स्ट्रेटजी के साथ और सही टाइमलाइन के साथ। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है कि आपका सिलेबस क्या है, आपकी जो तीनों स्टेजेस हैं उसकी आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या आपकी प्लानिंग है, आपके पास कितना समय है और किस समय पे आप तैयारी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले सिलेबस समझना है कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको टाइम टेबल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको जब भी टाइम मिलता है आप जब पढ़ सकते हो। बस ज़रूरत है तो आपको कंसिस्टेंसी की। आपने अगर एक बार पढ़ना शुरू किया तो जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन साइको एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है, जब तक आपको इसकी तैयारी करते रहना है, भले ही कितना भी समय दो लेकिन उतना समय आपको डेली देना है। इसके बाद आपको सिर्फ एक ही टीचर या सोर्स जो भी आप फॉलो कर लो, अभी मैं आगे जो बताने वाला हूँ। इसके बाद जिस भी टीचर को आप पसंद करने लगोगे, जिनसे भी आप पढ़कर समझने लगोगे, तो जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है सिर्फ एक ही टीचर को पकड़ते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, बार बार इनको चेंज नहीं करना है। चौथी चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 की होती है। अगर आपने 3 क्वेश्चन तुक्के से या फिर किसी भी गलती की वजह से गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन इसमें चला जाता है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट के बिना बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं देना है। मॉक टेस्ट देने से आपको रियल एग्ज़ाम जैसा फील होता है। जो रियल एग्ज़ाम में आप प्रेशर फील करते हो वो ऑलरेडी पहले से कर चुके होते हो और इस प्रेशर से आप बाहर आ जाते हो, आपके अंदर का डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे रियल में तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और कॉन्फिडेंटली आप उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद मैं आपको वो गलतियाँ बताता हूँ जो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहली गलती करते हैं कि जो ट्रेड टेस्ट होता है और जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है CBT 2 में, पार्ट ए में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और पार्ट बी में जो ट्रेड का टेस्ट होता है, उसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे और तुक्के से भी काम चलाने की कोशिश कई लोग करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी होगी और एक किसी टीचर का बैच से या फिर यूट्यूब से अलग अलग टॉपिक आपको कंप्लीट करने होंगे, उनको समझना होगा। इसके बाद प्रैक्टिस, रिवीजन और जो मॉक टेस्ट होते हैं और मॉक टेस्ट देते हुए हैं तो उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है और जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन भी टाइम टू टाइम करनी है। इसके बाद मॉक टेस्ट जो दोगे आप, मॉक टेस्ट देना भी है और मॉक टेस्ट देने के बाद अच्छे से एनालिसिस भी उसकी करनी है। नहीं तो आपको मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपने अटेम्प्ट किया, स्कोर देखा। ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है और ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसके बाद है कि कोई सोर्स बदलते रहते हैं। का आज किसी टीचर की कोई रील देख ली, आपको लगा कि रील देखने से आप बिल्कुल वो टीचर अलग हो गए हैं, जो आप जिससे अभी पढ़ रहे हैं वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं और एक रील की वजह से आप दूसरे टीचर को फॉलो करने चले जाते हो। जो आपने पिछला 1-1.5 महीने पढ़ा वो पूरी तरह से ख़त्म, शुरू से स्टार्ट करने दूसरे टीचर के पास चले जाते हो। आपको लगता है कि इनके पास मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो कई ऐसे एकाध टॉपिक होते हैं, रील बनाने के चक्कर में कोई टीचर डाल देते हैं और वो एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगने लगता है। सिर्फ एक रील की वजह से आपको टीचर या कोई सोर्स नहीं बदलना है। जिसको आप पहली बार फॉलो करने लग जाओगे तो एंड तक उन्हीं को फॉलो करना है। इसके बाद जो आखिरी गलती है वो 95% से भी ज़्यादा कैंडिडेट यही गलती करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि करोड़ों फॉर्म भले ही भरे गए हैं लेकिन सिर्फ 2-3 लाख में ही कंपटीशन चलती है, क्योंकि वो 2 लाख कैंडिडेट ही हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं। बाकी सारे कैंडिडेट बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, एक दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा और 1 महीने पढ़ा, इसके बाद छोड़ दी, एग्ज़ाम का इंतजार करने लगे। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आई उसके बाद वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को समझना होगा और अगर ये चीज़ आप कर सकते हो तो ही आप तैयारी शुरू करो, वरना आपका तैयारी करना बिल्कुल भी बेकार है। चलिए अब आपको बताते हैं एक एक चीज़। देखिए दोस्तों, मैं अपनी बताऊं तो मेरी जो मैथ और रीजनिंग है वो ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि मैं कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेता हूं तो 2 महीने तक मैं भूलता नहीं हूं। तो मैथ और रीजनिंग की तैयारी मेरे हिसाब से तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैथ और रीजनिंग की तैयारी इसके लिए बिल्कुल नहीं करी थी, सिर्फ मॉक टेस्ट से ही काम चलाया था। लेकिन मैं आपके हिसाब से स्ट्रेटजी बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम CBT 1 के लिए आपको बताते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर का है। ये 75 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ इसका 50 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 30-30 मार्क्स वालों का भी इसमें सिलेक्शन हो गया था। तो आपको 50 मार्क्स का इसमें लेके चलना है टारगेट और 50 मार्क्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ और रीजनिंग का होता है। तो आपको जैसे कि इसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर और जीके के पूछे जाएंगे। तो आपको मेरे हिसाब से इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि इसके अलावा फिर नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा और इसको तैयारी करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो जाती है। पता नहीं रहता कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ जाएँ।
तो इस चीज को अभी के लिए आपको अवॉइड कर देना है। बाकी आपको साइंस की भी तैयारी करनी है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों पोर्शन से पूछे जाते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मान लो कि अगर आप कितनी भी गिरी हुई क्वालिटी की साइंस की तैयारी करो, तो अगर आपके 10 मार्क्स भी इसमें आ जाते हैं और अगर 45 में से 40 मार्क्स आपके मैथ में आ जाते हैं और 10 आपके साइंस में, तो भी आपके आराम से 50 मार्क्स हो जाएंगे। बाकी 1-2 आपके करंट अफेयर जीके में भी नॉलेज के हिसाब से आ जाएंगे, क्योंकि आप जब पढ़ाई करोगे, क्योंकि आप करंट अफेयर की भी क्लास डेली देख सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा आपकी जीके भी कंप्लीट हो जाती है और 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर की भी फंस जाते हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन आपके जीके करंट अफेयर में भी आ गए तो टोटल आपका 52 स्कोर आराम से हो सकता है। और 52 स्कोर का ही आपको टारगेट लेके चलना है। मैं कह रहा हूँ 50 मार्क्स का आपको टारगेट लेके चलना है और आराम से आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। मेरे खुद के सिर्फ 54 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 75। चलिए अब आपको बताते हैं इसकी स्ट्रेटजी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैथ रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको कोशिश करनी है कि 45 में से 45 ही मार्क्स लेके आओ। मैंने तो 40 बताया है, तो अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो मैथ के लिए मैंने स्ट्रेटजी अलग से बनाई है, रीजनिंग के लिए मैंने स्ट्रेटजी अलग से बताई है। उसके लिए मैंने ये भी बताया है कि कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हो और किस तरीके से आप अपना टाइम उसमें दे सकते हो, कितना टाइम आपको देना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फिर भी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको 2 घंटे मैथ के लिए देने हैं, 2 घंटे रीजनिंग के लिए देने हैं और 2 घंटे आपको साइंस के लिए देने हैं। ये हो गए 6 घंटे। इसके बाद आपको इन तीनों की लगभग 2 घंटे में प्रैक्टिस करनी है और हो सके तो 1 घंटे में आपको जो टॉपिक वाइज जो क्विज डली होती हैं टेक्स्ट बुक ऐप पर या कोई भी मॉक टेस्ट वाला ऐप है, तो उस पर आपको 1 घंटे ये प्रैक्टिस कर लेनी है। ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग के ही आप सॉल्व करने की कोशिश करना। तो 2, 4, 6, 8, 9 घंटे की आपकी ये स्ट्रेटजी मैंने बताई है मोटी मोटी। बाकी मैंने मैथ रीजनिंग और साइंस की अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई है, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने हर एक चीज़ बताई है। फिर भी आपको बता देता हूँ, मैथ के लिए आप साहिल सर, आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर, RWA के किसी टीचर हैं, MD क्लासेस के टीचर हैं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैम मेरी बताऊँ तो मैंने बहुत पहले जब मैंने ग्रुप डी के लिए पढ़ा था तो साहिल सर से मैंने मैथ कंप्लीट करी थी। बाकी आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो मैंने पीयूष सर से कंप्लीट करी थी, वो भी मैंने ग्रुप डी के ही टाइम पे कंप्लीट करी थी। इसके बाद मैं सिर्फ प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। तो आप भी जैसे कि विक्रमजीत सर हो गए, पीयूष सर हो गए, अरुण सर हो गए, एक दीपक सर हैं और एक A1 कोचिंग क्लासेस हैं, तो इनसे भी आप कवर कर सकते हो। बाकी जिससे आपको समझ में आए उनसे आप कवर कर सकते हो। इसके बाद साइंस के लिए मैंने सिर्फ काजल मैम और जो उनके साथ अंकुर सर पढ़ाते हैं उन्हीं से मैंने साइंस कंप्लीट करी थी। बाकी आप नीरज सर हो गए, जैसे SK झा सर हो गए, इनसे आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको काजल मैम और अंकुर सर को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो और कोई फालतू की बातें नहीं करते हैं और जो चीज़ें हैं वो ही पढ़ाते हैं और सिलेबस को हमेशा कंप्लीट भी कराते हैं और हर एक चीज़ समझ में भी आती है। तो आप उनकी डेमो क्लास यूट्यूब पे देख सकते हो। इसके अलावा जो नीरज सर हैं साइंस मैग्नेट वाले, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। वो भी अच्छे अच्छे डायग्राम और PPT बनाकर आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझा देंगे। तो ये आपकी साइंस कंप्लीट आराम से हो जाएगी और इसमें आपको सिर्फ 10 ही मार्क्स तो लाने हैं और आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप इसमें ज़्यादा मार्क्स भी ला सकते हैं। किसी की मैथ कमज़ोर होती है तो उस हिसाब से आप साइंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जीके करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं उनको याद जल्दी हो जाता है, तो जीके करंट अफेयर पे भी फोकस कर सकते हैं। मंथली मैगजीन लेकर, यहाँ पे जो कुमार गौरव सर हैं या जो एक आशुतोष सर का नाम मैंने नया नया सुना है, तो उनकी क्लासेस भी आप ले सकते हो। इससे आपकी जीके करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो 50 मार्क्स का टारगेट मैंने दिया है CBT 1 के लिए, तो वो आराम से पूरा हो जाएगा और आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ CBT 2 की स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी से आपकी सिलेक्शन की कट ऑफ बनती है और इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं यही चीज़ मैटर करती है। CBT 2 में टोटल 2 पार्ट में एग्जाम होता है, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है। पार्ट बी में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें टोटल 60 मिनट का समय दिया जाता है और इसमें मैथ, रीजनिंग और एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी जाती है। पहले इसमें जीके करंट अफेयर भी 10 मार्क्स की पूछी जाती है, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है और 40 की जगह 50 मार्क्स की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस पूछी जाने लगी है। अब इसकी तैयारी के लिए मैंने मैथ रीजनिंग ऑलरेडी आपकी कंप्लीट करवा दी है, तो इस चीज़ के लिए आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही समय देना है।
जो कि आप मॉक टेस्ट देंगे तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट और सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको नोट करनी है। जो आपके नोट्स आप हैंड नोट्स बनाएंगे, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक्स हैं वही आपको लिखनी है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ना ही आंसर लिखना है। तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ दोनों को मिलाकर मैं कह रहा हूँ 3 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देने हैं। बाकी मैथ रीजनिंग को भूल जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आप कंप्लीट करके आए हो, जब CBT 1 क्वालिफाई करके आए हो तो ये क्लियर होगी चीज़। इसके बाद आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है जो, वो आप अगर कोशिश कर सको तो CBT 1 के साथ साथ भी इसको आप कहीं कहीं एक एक क्लास लेकर चल सकते हो। लेकिन जो आपने CBT 1 में साइंस पढ़ी थी उसमें सिर्फ फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें भी काम आ सकते हैं। तो जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है इसके लिए आपको 2 घंटे तो सिर्फ क्लास के लिए ही देना है। क्योंकि आपके जो ट्रेड का टेस्ट होता है, जिससे भी आपने ITI करी या डिप्लोमा कोई भी किया है, तो उसकी ट्रेड से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसकी ज़्यादा तैयारी आपको करनी है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर आप पार्ट ए में 80 मार्क्स भी लेके आ जाओगे तब भी अगर आप ट्रेड में फेल हो जाते हो तो ये 80 मार्क्स आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। इस बार जो मेरे साथ एग्जाम देने वाले कैंडिडेट थे, कई कैंडिडेट के 85 प्लस भी पार्ट ए में मार्क्स आए हैं, लेकिन पार्ट बी में वो लोग फेल हो गए हैं और उनके पार्ट ए के वो 85 मार्क्स किसी काम के नहीं रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके सिर्फ 50 मार्क्स ही आए हैं, लेकिन वो पार्ट बी में पास हो गए हैं, तो उनका नाम साइको के लिए आ गया है और अभी वो फाइनल रेस में चल रहे हैं। तो आपको ज़्यादातर कोशिश करनी है कि ट्रेड का एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं आपको टीचर बता देता हूँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। आप जैसे कि MD क्लासेस हो गए, और एक राजकुमार सर हैं वो भी पढ़ा देते हैं, और नीरज सर हैं वो भी आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ा देते हैं। बाकी ट्रेड के लिए मैंने जिनसे ट्रेड पढ़ी थी, एक कैरियर विल पे राजकुमार सर आते हैं, उनके साथ 2 टीचर और पढ़ाते हैं। तो उनके साथ आप किसी भी ट्रेड जो ITI है आपकी, उस ट्रेड का आप बैच ले सकते हैं और उससे कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी MD क्लासेस के भी कई सारे ऐसे बैच हैं ITI के लिए जो पढ़ाते हैं, और जो आपने ITI करी थी उस समय जो बुक ली थी थ्योरी की, उस बुक से भी आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एक बेसिक चीज़ होती है और फिजिक्स ज़्यादा रिलेट करती है इस साइंस और जो आपकी ट्रेड का टेस्ट है उसके लिए। तो आपको इन दोनों के लिए एक बैच जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और एक एक क्लास को अच्छे से पढ़ना है। जैसे में इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला और मोटर वाला जो चैप्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों के लिए होता है, और कई ऐसे कॉमन चैप्टर होते हैं जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में और आपकी ट्रेड में पूछे जाते हैं। जब आप इसका सिलेबस देखेंगे तो सिमिलर जितने भी टॉपिक होंगे तो आप उनको अलग से लिख लीजिएगा, और सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करिए, और साथ ही साथ आपको रिवीजन जरूर करते जाना है, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं आपकी ट्रेड और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आप बहुत जल्दी भूलने वाले हो। बाकी इसमें ना तो GK करंट अफेयर और जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो पूछी नहीं जानी है, तो आपको इन दोनों को ही सिर्फ तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो अगर 2 घंटे आपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को और लगभग 3 घंटे आपने अगर ट्रेड के लिए दे दिया, तो 3 2 5 और 3 8 घंटे की आपकी ये स्ट्रेटजी हो गई है। और आपकी ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, अगर फिर भी आपकी अच्छी है तो इसमें आप कम समय भी दे सकते हैं। बाकी आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और ट्रेड के लिए अगर तीनों तो 5 घंटे देंगे तो आपका 3 महीने से कम टाइम में भी आपका ये सिलेबस हो जाएगा। और जैसे ही आपका CBT 1 का एग्जाम हुआ, वैसे ही अगले दिन से ही आपको इन दोनों के लिए लग जाना है, और लगभग 1 महीने तो आपका वैसे ही एग्जाम चलेगा। इसके बाद आपका लगभग 2 महीने रिजल्ट ही आने में लग जाता है। इसके बाद आपको लगभग 1 डेढ़ महीने का समय मिलता है, तो 5 महीने का समय आपको आराम से मिलता है। तो 3 महीने में आप इनका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप CBT 1 के बाद तैयारी करते हो तो मैंने आपको टीचर भी बता दिए हैं, बाकी इनकी अलग अलग मैं स्ट्रेटजी भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है और किस सर से आपको पढ़ना है और कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज़ आपकी हो गई है, और जैसे ही आप 3 महीने में इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको आना है मॉक टेस्ट देने के लिए, और फिर आपको मॉक टेस्ट पे आ जाना है और सिर्फ प्रैक्टिस पे आ जाना है। मॉक टेस्ट आपको ये फुल मॉक टेस्ट डेली कम से कम 1 देना है, और उसी को देने में आप ये समझ लो कि 2.5 घंटे का समय तो वही लगता है। इसके बाद आपको कम से कम 2 घंटे का समय इसके एनालिसिस में भी देना है, तो टोटल आपके 5 घंटे लगभग इसी में चले जाएंगे। सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही तो देना है, जो चीज़ आप मॉक टेस्ट में गलती कर रहे हो या जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ उसी का आपको रिवीजन करना है और उसी चीज़ को आपको सीखना है। जैसे ही आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो तो लगभग 1 महीने तक आपको नई नई चीज़ें जितनी भी मिलेंगी उसको नोट डाउन करना है और उन्हीं चीज़ की रिवीजन आपको करनी है। तो ये आपकी हो गई है, और इसमें आपको टारगेट ये नहीं करना है कि CBT 2 में आपको बहुत ज़्यादा टारगेट लेके चलना है। आप अगर 75 मार्क्स का भी टारगेट लेके चलते हो
तो भी आप आराम से साइको टेस्ट के साथ साथ फाइनल लिस्ट में भी अपना नाम तय कर लोगे। कितनी भी ज़्यादा कंपटीशन हो, कंपटीशन से नहीं डरना है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन अब होता नहीं है। जितने आपके रो मार्क्स हैं वही रो मार्क्स रहने वाले हैं। तो 75 मार्क्स का आप टारगेट लेके चलिए। मैं यूआर के लिए बताता हूँ, बाकी अदर कैटेगरी अपने अपने 3-4 मार्क्स कम करके चलिएगा। इसके बाद जैसे ही आप इसमें 75 मार्क्स लेके आते हो, या फिर आप 60 मार्क्स भी लेके आते हो, 50 मार्क्स भी लेके आते हो, तो भी आप साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन आपको पार्ट भी पास करना कंपलसरी है। आपको 26.25 मार्क्स 75 में से लेके आने ही आने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी लेके आओ। इसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, और साइको टेस्ट के लिए पहले 67 मिनट मिला करते थे, लेकिन अभी 73 मिनट इस बार दिए गए थे। टोटल 226 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 226 में आपके मेमोरी टेस्ट से, बाकी मैंने पहले बता ही दिया है, तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। इसकी तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, ना तो इसमें किसी चीज़ का सिलेबस कंप्लीट करना है। ये आपके ब्रेन का टेस्ट होता है कि आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो क्या है, जो याद करने की क्षमता है वो क्या है, और जल्दी जल्दी आपको डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ों का आपका टेस्ट 5 बैटरियों में होता है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होती है माउस के द्वारा। और अगर आप इसके लिए 15 दिन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो भी आपका जो साइको टेस्ट है उसमें आप 90% प्लस मार्क्स लेके आ जाओगे और आराम से क्वालिफाई भी कर जाओगे। इसमें जो टी स्कोर है आपका 42%, वही आपको लाना होता है, और लगभग 80% इसमें टी स्कोर हाईएस्ट जाता है। तो अगर आपके CBT2 में अच्छे मार्क्स आ गए तो इसमें आप सिर्फ क्वालिफाई भी हो जाओगे, तो भी आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके CBT2 में 70 मार्क्स आए हैं, तो इसका 70% यानी कि 49 मार्क्स, और इसमें अगर आपका अच्छा गया है तो ये 24 मार्क्स का होता है, जो कि 30% के बराबर लिया जाता है। तो अगर आप इसमें अच्छा करके आए और 21 मार्क्स भी अगर इसमें लेके आ गए, तो 21 इसमें जुड़ जाएंगे, तो आपके 70 के 70 ही मार्क्स इसमें हो जाएंगे, और इसी के बेस पे आपकी कट ऑफ बनती है। तो अगर आप इसमें लगभग 70 मार्क्स भी ले आओगे, और इसमें अगर 21 मार्क्स का भी आप करके आ जाओगे, तो आराम से आपका फाइनल हो जाएगा। तो जो साइको टेस्ट के लिए आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए बहुत सारे सोर्सेस आजकल ऑनलाइन आ चुके हैं। तो टेक्स्ट बुक पे भी आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड एजुकेशन पे भी कर सकते हैं, NK सिंह पे भी कर सकते हैं, और भी कई सारे हैं, मुझे याद नहीं है। मैंने अनलिमिटेड और टेक्स्ट बुक से ही ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, सिर्फ 15 दिन ही तो प्रैक्टिस करी थी। बाकी आप ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए मिल जाता है। तो जब इनका आप बैच परचेस करोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा आपको अगर कॉस्टली लगता है, तो 3-4 लोग मिलकर एक साथ भी ले सकते हो, और अलग अलग टाइमिंग के साथ आप इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको लैपटॉप ही चाहिए होगा, और इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि माउस और लैपटॉप से ही इसकी तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेहतर आप अपने साइको टेस्ट में कर पाओगे। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी जो कि एक ALP वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉलो करेंगे, और अगर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो 100% आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और ये 9 घंटे की स्ट्रेटजी मैंने बताई है, ये भी 9 घंटे की स्ट्रेटजी मैंने बताई है। बाकी इसके लिए आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, टॉपिक वाइज भी अब अलग अलग सेक्शन के भी मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब कोई भी अगर डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आप और भी चीज़ें, जैसे कि आपके मन में सवाल होगा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, तो 54 आउट ऑफ 75 आए थे। इसके बाद CBT2 में मेरे पार्ट B में सिर्फ 27 पॉइंट कुछ ही मार्क्स आए थे, और जो पार्ट A है उसमें मेरे रॉ मार्क्स आए थे 66 पॉइंट कुछ, और कुछ क्वेश्चन इग्नोर हो गए थे, तो लगभग 68 पॉइंट कुछ मेरे मार्क्स हो गए हैं, 68 के लगभग। तो ये मेरा स्कोर रहा है। बाकी साइको टेस्ट में मेरे 21 के समथिंग स्कोर आराम से आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा मेरा साइको टेस्ट गया था, अच्छे अटेम्प्ट मैंने करे थे। तो ये मेरा स्कोर रहा है। बाकी फाइनल मेरा होगा या नहीं होगा ये मुझे खुद नहीं पता है। अगर अच्छे से और मेहनत करता, मेरे पास और ज़्यादा टाइम रहता, तो CBT2 में अगर मैं लगभग 5 से 6 मार्क्स भी ले आता तो आराम से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। अभी बाकी मैं ग्रुप D की पॉइंट्समैन की पोस्ट पे काम कर ही रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे तीनों एग्जाम क्लियर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमने सारी स्ट्रेटजी आपको बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो दोस्तों ये मैंने सारी स्ट्रेटजी आपको बता दी है। अब आपको बताता हूँ कि बोनस टिप्स आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अपनी पढ़ाई के दौरान।
तो दोस्तों ये हमारी पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान देना है अपनी तैयारी के दौरान। जब भी आप तैयारी शुरू करोगे तो शुरू से लेकर जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक के लिए आपको क्या क्या बीच बीच में करना है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटजी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई के दौरान आपको क्या क्या चीजें करनी हैं और क्या आपको गलतियां नहीं करनी हैं। कुछ बोनस टिप्स मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ। तो दोस्तों आपके पास एएलपी बनने की एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी फॉर्म भरा है तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। मैं भी कोई टॉपर नहीं था और मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं था, फिर भी मैंने ये चीज़ें करी हैं और आपके सामने मैंने तीनों स्टेजेस के एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम क्लियर भी हुए हैं। तो अगर आप भी रेगुलर रहोगे, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करोगे और मॉक टेस्ट टाइम से दोगे, रिवीजन टाइम से करोगे, प्रैक्टिस टाइम से करोगे, हर एक चीज़ अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो 100% आपका भी सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आपको कोई और दिक्कत आती है, कोई अपडेट आपको चाहिए है तो बायो में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर आपको मन में ऐसा डाउट है जो क्लियर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे मैसेज करके भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये स्ट्रेटजी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट के साइड में हाइप का बटन है उसे जरूर दबाइएगा। और कोई और डाउट हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।